हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चहल एकेडमी यूपीएससी प्रीलिम्स एनवायरनमेंट सीरीज़। हम यहाँ पे पीवाई क्यूज़ कर रहे हैं जो हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए यूपीएससी में, सीएससी एग्जामिनेशन में, सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन में। हमने अभी तक 2020 तक क्वेश्चन पेपर हमने सॉल्व कर लिए हैं, यानी 2020 तक जो भी यूपीएससी सीएससी में क्वेश्चन आए वो हम कर चुके हैं। आज हम करने वाले हैं 2021 में पूछे गए यूपीएससी के क्वेश्चंस, स्पेशली जो एनवायरनमेंट में पूछे गए हैं, एनवायरनमेंट सेक्शन के अंदर में। आइए वन बाय वन क्वेश्चंस को करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैव स्पीशीज दैट कैन इस्टेब्लिश सिम्बायोटिक रिलेशनशिप विद अदर ऑर्गेनिज्म। ओके, तो सबसे पहले आपको सिम्बायोटिक रिलेशन के बारे में आपने सुना होगा। सिम्बायोटिक रिलेशन वो रिलेशन है जिसमें एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंडेंट है और दूसरा जो वो पहले के ऊपर में डिपेंडेंट है, यानी ए एंड बी बोथ आर एक्चुअली डिपेंडेंट ऑन ईच अदर। सो ए किसी के लिए किसी पर्टिकुलर पर्पज़ के लिए, बी उसके ऊपर किसी और पर्पज़ के लिए, लेकिन दोनों को यहाँ पे बेनिफिट होता है, तो दोनों के अंदर में यहाँ पे एक पॉजिटिव होने के चांसेस होते हैं। तो इसमें से देख लेते हैं कि कौन कौन से निडेरियन है, फंजाई है या कोई प्रोटोजोआ है। निडेरियन आप जानते हैं, निडेरियन कैटेगरी में एक बहुत बड़ा एक ऐसी स्पीशीज़ है, एक ऐसा ऑर्गेनिज़म है जो बहुत ज़्यादा जो नंबर में एक ऑर्गेनिज़म्स को कैरी करके रखता है, या फिर आप बोल सकते हैं कि उसके डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। फर्स्ट इज़ कोरल। कोरल आपने सुना होगा, कोरल रीफ भी आपने सुना होगा। कोरल रीफ एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है जो कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, और इस कैल्शियम कार्बोनेट में लगभग 90,000 नियर अबाउट 90,000 स्पीशीज आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन दिस पर्टिकुलर कोरल रीफ स्ट्रक्चर, कैल्शियम कार्बोनेट का स्ट्रक्चर। तो इसमें क्या होता है, जो कॉरल्स होते हैं, कॉरल्स आर एक्चुअली केन शेप्ड, केन टाइप, जो इसका जो स्ट्रक्चर होता है जैसे हमारी केन होती है उसके जैसा होता है, इसलिए केन लाइक स्ट्रक्चर इसको बोलते हैं। तो ये क्या करता है, केन, इसके अंदर में एक एल्गे यहाँ पे आके रहने लग जाती है इसके अंदर में, और उस एल्गे का नाम है जूजेंथिले। तो ये इसके अंदर में दो चीज़ का रिलेशन है, एक तो कॉरल जो कि एक एनिमल है। अब याद रखिएगा, एनिमल होने के नाते इसमें ये हेट्रोट्रॉफिक है, दूसरों के ऊपर फूड के लिए डिपेंडेंट है, बट मेन प्रॉब्लम है कि कोरल चल नहीं सकता, ये एनिमल चल नहीं सकता, तो ये इसको दूसरे पर डिपेंडेंट रहना पड़ेगा। और प्लस में इसके साथ में एक एल्गे आके रहने लग जाती है इसके साथ में, डेट इज़ नॉन एज जूजेंथिलई। जूजेंथिलई, तो जूजेंथिलई, एल्गे और कॉरल, इनका कॉम्बिनेशन है। तो कॉरल इसको एक स्पेस प्रोवाइड करता है रहने के लिए, बदले में जूजेंथिले इसको एक फूड, एक्चुअली ये जूजेंथिले एल्गे है, एल्गे प्लांट्स होते हैं, तो ये फूड बनाती है और उसको प्रोवाइड कर देती है। बदले में जो कॉरल है इनको एक स्पेस प्रोवाइड करता है। तो निडेरियन तो डेफिनेटली सिम्बायोटिक रिलेशन में आता है। फंगस भी बहुत सारी एल्गे के साथ में, बहुत सारी एल्गे के साथ में, यानी फंगस और जो एल्गे है इसका अच्छा कॉम्बिनेशन होता है। एल्गे क्योंकि प्लांट है तो ये फूड प्रोवाइड कर देता है, फंगस उसको स्पेस प्रोवाइड कर देता है। कई बार फंगस और भी चीज़ें, न्यूट्रिएंट्स वगैरह सप्लाई कर सकता है एल्गे को। वैसे ही प्रोटोजोआ का भी रिलेशंस होते हैं हमारे, तो प्रोटोजोआ के जो रिलेशंस है इवन हमारे जो कुछ एनिमल्स हैं उनकी बॉडी में भी होता है। आइए देख लेते हैं। तो इसका तीनों आंसर जो है करेक्ट है, यानी तीनों ऑप्शन करेक्ट है, डी इज़ एक्चुअली करेक्ट। तो डी इज़ करेक्ट। निडेरियन, फंजाई एंड प्रोटोजोन, ये सब के सब ये सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में है। निडेरियन जैसा मैंने बताया, कोरल्स जो होते हैं, जो जूजेंथिलाई जो फोटोसिंथेटिक एल्गे है उसके ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, तो इसका एक रिलेशनशिप है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो लाइकन, लाइकन के अंदर में आपने अगर लाइकन फंजाई के अंदर में लाइकन और माइकोरेजाई, लाइकन जो होता है ये फंगस और एल्गे का एक रिलेशन है। तो एल्गे यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो प्लांट है, तो ये इसको फूड प्रोवाइड कर रहा है, ये इसको स्पेस प्रोवाइड कर रहा है। ऐसे माइकोरेजाई अगर फंजाई और प्लांट रूट, अब रूट के अंदर में आप जानते हैं कि कई बार जो सॉइल में अगर न्यूट्रिएंट कम है तो ये न्यूट्रिएंट का सप्लाई इसको कहाँ से मिलेगी, तो कई बार एक्सटर्नल सोर्सेज से फंजाई न्यूट्रिएंट प्रोवाइड कर देते हैं इन रूट्स को, बदले में रूट्स जो है फंजाई को एक स्पेस प्रोवाइड करते हैं रहने के लिए। तो माइकोरेजाई, लाइकन जो है दोनों फंगस से एक रिलेटेड आपके टर्म्स हैं, और ये भी एक सिम्बायोटिक रिलेशन है। प्रोटोजोआ की अगर हम बात करें तो कुछ ऐसी टर्माइट्स होती हैं, कुछ ऐसे कीड़े होते हैं जिनके गट में प्रोटोजोआ प्रेजेंट होता है, गट प्रोटोजोआ जो उसको डाइजेशन में हेल्प करता है। अब प्रोटोजोआ डाइजेशन में हेल्प कर रहा है, बदले में टर्माइट उसको एक स्पेस प्रोवाइड कर रहा है रहने के लिए, और प्रोटोजोआ जो है वो उसको फूड प्रोवाइड कर रहा है, और आप बोल सकते हैं कि डाइजेशन में हेल्प कर रहा है। पैरामीशियम बरसरिया जो है,
ये होस्ट है एक तरीके से फोटोसिंथेटिक एल्गे का, क्लोरेल का, इनसाइड द बॉडी। ये इसकी बॉडी के अंदर में एक तरीके से आप बोल सकते हैं विच होस्ट पैरासिंथेटिक एल्गे, एल्गे के अंदर में ये रहता है और डाइजेशन प्रोवाइड करता है, और एल्गे उसके बदले में इसको एक स्पेस प्रोवाइड करती है। तो तीनों आंसर करेक्ट होंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग आर डेट्रीवोर्स। सबसे पहले डेट्रीवोर्स आपको पता होना चाहिए, वेस्ट, जो स्पेशली जो ऑर्गेनिक वेस्ट होता है उसको हम बोलते हैं डेट्रीवोर्स। ये फेकल मैटर भी हो सकता है, किसी प्लांट और एनिमल का वेस्ट भी हो सकता है, ये ऑर्गेनिक वेस्ट भी हो सकता है, ऑर्गेनिक मैटर भी हो सकता है। अब ऐसे कौन से ऑर्गेनिज्म हैं जो डेट्रीवोर्स हैं, यानी जो इन चीज़ों के ऊपर डिपेंडेंट हैं, जैसे बैक्टीरिया हो गया, अर्थवॉर्म हो गया, तो ये सारे हमारे जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं ये डेट्रीवोर्स ऑर्गेनिज्म कहलाते हैं। तो अगर हम बात करेंगे डेट्रीवोर्स, तो सेलेक्ट द करेक्ट यूजिंग द कोड गिवन बिलो। तो अगर हम इसके अंदर में देखेंगे तो हमें जो सारे जो एनिमल्स हैं, अर्थवॉर्म, अर्थवॉर्म एक ऑर्गेनिज्म है जो डेट्रीवोर्स है, यानी डेड मैटर्स के ऊपर डिपेंडेंट होगा। मिलीपीड्स आपने देखे होंगे, मिलीपीड्स यानी कई बार इस तरह के ऑर्गेनिज्म आपने देखे होंगे जिसमें यहाँ पे इस तरीके से बहुत सारे लेग्स होते हैं उसके, इधर भी बहुत सारे लेग्स होते हैं। मिलीपीड, सेंटीपीड आपने सुना होगा। तो ये इस तरीके से ऑर्गेनिज्म होते हैं जो स्क्रॉल करके ऐसे चलते हैं। तो ये जो होता है मिलीपीड, ये भी ऐसे ही फंगस और इस तरह के जो डेट्रीवोर्स होते हैं उनके ऊपर डिपेंडेंट होता है। सेम वे वुड लाइस जो होता है, लकड़ी के ऊपर, जैसे लाइस आप जानते हो ह्यूमंस के बालों में जैसी हो जाती है, ऐसी एक और ऑर्गेनिज्म होता है वुड लाइस। तो ये भी इसी तरीके से डेट्रीवोर्स होता है। सी हॉर्स ये पानी में रहने वाला एक बड़ा एनिमल है। जेली फिश भी एक बड़ा एनिमल है। तो ये दोनों के दोनों नहीं है। 1, 3 एंड 5 सी इज करेक्ट आंसर। तो 3 ये जो है ये डेट्रीवोर्स हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में। इन केस ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग बायोकेमिकल साइकिल। बायोकेमिकल साइकिल आपने सुना होगा, नाइट्रोजन साइकिल, फॉस्फोरस साइकिल, कार्बन साइकिल, ऑक्सीजन साइकिल, दीज आर नॉन एज बायोकेमिकल साइकिल। द वेदरिंग ऑफ रॉक। So in case of which one of the following biochemical cycle, the weathering of the rock is the main source of release of nutrient. अब आपको याद रखना है कि जैसे हमारा कार्बन साइकिल हो गया, तो कार्बन साइकिल में कार्बन का एक सोर्स नहीं है, मल्टीपल सोर्सेज है। ये प्लांट से भी निकल रहा है, ये एनिमल से भी निकल रहा है, जब इनका डेड रिमेन्स होंगे उनसे भी निकलता है, इंडस्ट्रीज से भी निकलता है, व्हीकल से भी निकलता है, वॉल्केनो से भी निकलता है, एनवायरनमेंट में भी प्रेजेंट है। तो बहुत सारे सोर्सेज हमारे पास कार्बन के। तो कार्बन तो मेन सोर्स तो नहीं हो सकता है इसका जो वेदरिंग ऑफ रॉक्स, एटमॉस्फेयर में ऑलरेडी बहुत ज़्यादा प्रेजेंट है। नाइट्रोजन के साथ भी यही चीज़ है, लगभग 78% नाइट्रोजन है और वो रॉक से तो नहीं आ रही, ऑब्वियसली आप समझ पा रहे होंगे। नेक्स्ट है फोस्फोरस साइकिल। फोस्फोरस, यस, फोस्फोरस एक ऐसी चीज़ है, ये थोड़ा भारी होने की वजह से ये एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट नहीं होता है। एटमॉस्फेयर में हल्की गैसेज और ये सब प्रेजेंट होंगे। तो फोस्फोरस इज जनरली एब्सेंट इन द एटमॉस्फेयर। सो दैट्स वाई द मेन सोर्स ऑफ द न्यूट्रिएंट इज द वेदरिंग ऑफ द रॉक। वेदरिंग का मतलब है टूटना, वेदर की वजह से टूटना, यानी जब एनवायरमेंट में जो एनवायरमेंटल कंडीशंस होती हैं उनको हम बोलते हैं वेदर। तो वेदर अगर होगा, वेदरिंग अगर होगा तो ये टूटेगा और उससे ये जो फॉस्फोरस है वो निकलेगा। सल्फर साइकिल भी अगर हम बात करें तो उसका मेन सोर्स वोल्केनो होता है, और जो हमारे फोसिल फ्यूल्स जो VOCs होते हैं, वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड, और फोसिल फ्यूल्स, यहाँ से ही ये हमें सल्फर मिलता है, तो वो इसका मेन सोर्स नहीं हो सकता है। तो फोस्फोरस इज द मेन जो इसका जो मेन सोर्स है, दैट इज द वेदरिंग ऑफ द रॉक्स। सो सी इज करेक्ट। Okay, so it does not involve in the particular atmosphere. Instead, phosphorus is mainly released in the atmosphere through the weathering. सिर्फ weathering होगा, उससे निकलेगा, और ये जनरली फोस्फेट आयन की फॉर्म में अपनी साइकिल चलाता है, PO4 3- की फॉर्म में, सॉइल और वाटर के साथ में। इट एब्जॉर्ब फॉस्फेट्स, प्लांट एब्जॉर्ब फॉस्फेट्स एंड मूव अप टू द फूड चेन, और धीरे धीरे फूड चेन में जाएगा, फिर से प्लांट और ये सब में पहुंचने के बाद, एनिमल में पहुंचने के बाद फिर से ये सॉइल में मिक्स हो जाएगा, और इस सॉइल से फिर ये कोई कंज्यूम कर लेगा, प्लांट कंज्यूम करने के बाद फिर से ये किसी प्लांट में गया, प्लांट से एनिमल में गया, फिर इन दोनों की डेड बॉडी हो जाएगी, डेड बॉडी जो है वो सॉइल में मिल जाएगी, फिर दोबारा से ये चलेगा। तो साइकिल जो है एटमॉस्फेयर में लिंक नहीं करती है, मेनली ये सॉइल टू वाटर या फिर सॉइल में ही ज़्यादातर ये अपना टाइम बिताती है। सो सी इज़ एक्चुअली करेक्ट आंसर। नेक्स्ट बढ़ते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म। इनमें से कौन सी ऑर्गेनिज्म प्राइमरी प्रोड्यूसर है? प्रोड्यूसर मतलब जो अपना खाना खुद बनाते हैं, या जैसे आपने पता होगा ऑटोट्रॉफिक जो होते हैं,
ऑटोट्रॉप्स। तो इनमें से कौन सा ऑटोट्रॉप्स है? कॉपीपोड्स की अगर हम बात करें तो बिल्कुल नहीं है। सियानोबैक्टीरिया जो है ये एक बैक्टीरिया प्लस एल्गी। आपने सुना होगा ब्लू ग्रीन एल्गी के बारे में, तो इसका एक दूसरा नाम भी है ब्लू ग्रीन एल्गी। एक एक और चीज़ इसके बारे में आप जानते होंगे, तो सियानोबैक्टीरिया जो है ये लिविंग ऑर्गेनिज्म है, यानी सबसे पहला लिविंग ऑर्गेनिज्म है अर्थ पे, फर्स्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑन अर्थ। तो ये सबसे पहला लिविंग ऑर्गेनिज्म है ब्लू ग्रीन एल्गे। डायएटम, हमारा जो समुद्र है, समुद्र का जो मान लीजिए ये समुद्र है, तो समुद्र का जो सरफेस है, ये मान लीजिए पानी है, तो सरफेस पे हमारे डायएटम्स है। डायएटम बहुत ही छोटे ऑर्गेनिजम्स होते हैं और ये भी बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है और ये भी एक तरीके से प्रोड्यूसर की तरह काम करते हैं। अगर हम बात करेंगे फोरामिनीफेरा का, तो फोरामिनीफेरा भी ये इसके अंदर में नहीं होता। तो सेकंड एंड जो थर्ड है वो करेक्ट होगा, बी इज़ एक्चुअली करेक्ट। देख लेते हैं। तो कॉपपोड है, ये टाइनी क्रस्टेशियन है। क्रस्टेशियन वो होते हैं जिनके बॉडी के सरफेस के ऊपर में इनको जनरली आप सी इंसेक्ट की कैटेगरी में ले सकते हैं। जैसे इंसेक्ट्स होते हैं वैसे ही अगर समुद्र में इंसेक्ट होंगे तो उसको हम सी इंसेक्ट लेते हैं। जू प्लैंक्टन्स का एक पार्ट है। प्लैंक्टन्स आप मान सकते हैं कि एक तरीके से ऐसे ऑर्गेनिज्म है, ऐसे छोटे लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं जो पानी के अंदर में एक्वेटिक जनरली होते हैं, और जू का मतलब होता है यहाँ पे एनिमल से। तो ऐसे एनिमल जो बहुत छोटे हैं, उनकी रिक्वायरमेंट भी कम है और पानी के अंदर होते हैं, उसको बोलते हैं जू प्लैंक्टन। तो जू प्लैंक्टन में एक है क्रस्टेशियन, और क्रस्टेशियन जनरली सी कैटेगरी के अंदर में आते हैं। और प्लैंक्टन जो है वो जनरली प्राइमरी प्रोड्यूसर्स नहीं होते हैं। सो दीज आर दे फीड ऑन फाइटोप्लैंक्टन्स एंड नॉट ऑन दी प्राइमरी प्रोड्यूसर। यानी कॉपपोड जो होता है वो फाइटोप्लैंक्टन्स पे नहीं होता, वो प्राइमरी प्रोड्यूसर के ऊपर में नहीं होता, फाइटोप्लैंक्टन्स के ऊपर में एक्चुअली में वो डिपेंडेंट होते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें सियानोबैक्टीरिया ब्लू ग्रीन एल्गी और फोटोसिंथेसिस यूज़ करके अपना खाना खुद बना लेते हैं। डायटम की बात करें तो माइक्रोस्कोपिक एल्गे है, और एल्गे एक प्लांट का नाम है, ये आप जानते ही हैं। और जो प्लांट हैं वो ऑटोट्रॉफिक होते हैं, और ये वर्ल्ड का जितना भी ऑक्सीजन है सबसे ज़्यादा अगर हम बात करें तो, और जो एक तरीके से रिलीज़ करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करते हैं, काफ़ी अच्छी क्वांटिटी में डायटम्स भी ऐसा करते हैं। तो इसका जो आंसर होगा सेकंड एंड थर्ड, और इसमें जो ऑप्शन के अकॉर्डिंगली देखेंगे बी इज़ एक्चुअली करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए फिल्टर फीडर? आपको फिल्टर फीडर यहाँ पे जो एनिमल्स हैं इसके बारे में बताना होगा कि इसमें से फिल्टर फीडर कौन से एनिमल है। फिल्टर फीडर का पहले मैं आपको मतलब बता दूं जो नहीं जानते। ऐसे ऑर्गेनिज्म, अब मान लीजिए पानी में रहते हैं, अगर वो वाटर में रहते हैं तो वाटर के अंदर में बहुत सारी इम्प्योरिटीज़ प्रेजेंट होती है, उसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी प्रेजेंट होते हैं, उसमें कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होंगे, कुछ वेस्ट भी इसके अंदर में प्रेजेंट होगा। अब हम लोग तो अपना पानी अगर पीते हैं तो फिल्टर कर लेते हैं, हमारे पास आरओ वगैरह ये मशीन्स होती हैं। गवर्नमेंट भी इसको रिवर्स को फिल्टर करके हमें देती है उसका पानी। बट अगर ये एनिमल्स कैसे पानी पीते हैं? अब एनिमल्स में स्पेशली अगर हम बात करें तो उनके अंदर में एक फ़िल्टर फीडर लगा होता है, एक ऐसा मैकेनिज़्म है उनके बॉडी के अंदर में कि वो पानी को मैक्सिमम जो है फ़िल्टर कर लेते हैं। तो इन चारों में से सबसे बेस्ट किस में आपको ये मिलेगा? ऑयस्टर के अंदर में प्रॉपर फ़िल्टर फीडर प्रेजेंट होता है। अगर हम बात करेंगे तो ये पर्टिकुलर अगर हम बात कर रहे हैं तो फिल्टर फीडर ऑयस्टर में आपको दिखाई देगा, और ये एक तरह का फिल्टर है थ्रू विच स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर, ये फीडर है, सक करते हैं वाटर और फिल्टर कर देते हैं उसमें से प्लैंकटन जो होते हैं जो इनको नहीं चाहिए, और ऑर्गेनिक पार्टिकल जो है वो जो इनको नहीं चाहिए वो उसके से अंदर से निकाल देते हैं और वाटर की क्वालिटी को मेंटेन करके रखते हैं। कैटफिश डेफिनेटली ये बड़ा एनिमल है, इसके अंदर में ऐसा ये नहीं होता है। दे यूज़ देयर विस्कर लाइक बार्बल टू लोकेट फूड इन द वाटर एंड द सेडिमेंट्स, बट इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली करेक्ट नहीं है। ऑक्टोपस की अगर हम बात करेंगे तो एक्टिव प्रीडेटर है देन हंट फिश, दैट ठीक है। क्रस्टेशियन और मॉलस्क को इनको डायरेक्टली खा लेते हैं, तो पानी की उनको बहुत ज़्यादा वैसे भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। दे यूज़ टेंटिकल्स एंड बीक टू कैप्चर एंड कंज्यूम प्रे। जो इनके ऊपर, जो ऑक्टोपस के ऊपर अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे आप बोल सकते हैं हेयर लाइक प्रोजेक्शंस प्रेजेंट होते हैं। तो हेयर लाइक प्रोजेक्शंस जो होते हैं ये इनको स्टीयर करते हैं, एंड दे दिस वाटर एक्चुअली लेडन विद द फूड, they come to the this particular organism and then they consume this particular organism. So what they are doing, they are using their tentacles to steer the water, and the water which is actually laden with the organism, they come to that particular mouth
ऑफ दिस पर्टिकुलर एनिमल, और ये धीरे धीरे करके आप देखेंगे कि ये उसको कंज्यूम कर जाता है, तो ये भी उसका एक तरीका नहीं है। पेलिकन आप जानते हैं एक बहुत बड़ी बर्ड होती है, कार्निवोरस बर्ड होती है, वो फिश को खाती है, लार्ज थ्रोट को खाती है, तो उसके पास फिल्टर फीड नहीं होता है, दे स्कूप अप फिश एंड ड्रेन आउट दी वाटर। ओके, और सिंपल उसी से ये ले लेती है। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो हमारा जो आंसर है सी करेक्ट होगा, फिफ्थ का सी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट बढ़ते हैं सिक्स क्वेश्चन की तरफ में। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज इन द प्रिपरेशन ऑफ द नेचुरल मॉस्किटो रेपेलेंट्स, यानी मच्छर भगाने के लिए मॉस्किटो रेपेलेंट्स में कौन सा सबसे बेस्ट रहेगा? कांग्रेस ग्रास, एलिफेंट ग्रास, लेमन ग्रास, नट ग्रास। ये आई थिंक आपने बहुत पहले कई बार सुना होगा कि लेमन ग्रासेस को हम यूज़ करते थे, आज के टाइम पे वैसे डेफिनेटली कम होता है, लेकिन ये भी यूज़ होता है मॉस्किटो रेपेलेंट्स के अंदर में। एक बहुत ही जैसे खट्टी खट्टी आप बोल सकते हैं उस तरह का जो एक स्मेल टाइप इसमें से रहती है, जैसे आपके जो सिट्रस फ्रूट्स होते हैं उसमें होती है, बिल्कुल वैसी इसमें स्मेल होती है। और मॉस्किटोज़ को ये अट्रैक्टिव लगती है, वो जैसे ही पास आते हैं तो पॉइजनस गैस जो जो इसके अंदर में होती है मॉस्किटो रेपेलेंट में, वो इसको किल कर देती है। लेमन ग्रास इज एक्चुअली द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। So lemongrass is commonly used in the natural mosquito repellents. इसमें सिट्रोनेला ऑयल होता है, सिट्रोनेला ऑयल जो है ये मॉस्किटो रेपेलेंट होता है, और द स्ट्रॉन्ग, और इसकी जो स्मेल होती है ऐसी होती है कि ये अट्रैक्ट कर लेता है, और ह्यूमन ऑर्डर डेट अट्रैक्ट मॉस्किटोज। तो ये कैंडल जब जलती है और उसको बुझाते हैं, आप देखा होगा उसमें से भी एक स्मेल निकलती है। कुछ स्प्रे ऐसे होते हैं, कुछ एसेंशियल ऑयल होते हैं जिसमें स्मेल निकलती है, और वो मॉस्किटो कंट्रोल करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। यानी इसी के अंदर में एक स्मेल भी आती है जिससे वो अट्रैक्ट कर रहा है, प्लस में इसके अंदर जो ऑयल है सेट्रोनेला ऑयल, जो कि मॉस्किटो रेपेलेंट है और मॉस्किटोज को वो जनरली भगा देता है। तो सी आंसर इज करेक्ट, लेमन ग्रास। बढ़ते सेवंथ क्वेश्चन की तरफ में। Consider the following animal to reduce the chance of being captured by predation. Which of the following organism roll up and protects and it's their vulnerable parts? Okay, जैसे कि एक सिंपल से अगर मैं बात करूंगा तो कॉमीफ्लेज, ऐसा कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जो अपने बैकग्राउंड में छुप जाते हैं और उनको कोई देख नहीं पाता। एक तरीके से इसको हम बोलते हैं मिमिक्री। अब ये प्रेडेटर भी कर सकता है, ये प्रे भी कर सकता है। प्रेडेटर इस तरीके से मिमिक्री करता है कि वो हाइड कर सके अपने आप को और सडन अटैक कर सके। प्रे इस वजह से अपने आप को मिमिक कर लेते हैं सराउंडिंग बॉडी से और सराउंडिंग स्ट्रक्चर से, ताकि इसको कोई पकड़ ना पाए, डिटेक्ट ना कर पाए। ओके, तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो फॉलोइंग इसमें से कौन सा है जो इस तरीके से बिहेवियर दिखाता है? और अगर हम इसके अंदर में देखेंगे तो हैज हॉक अगर एनिमल आपने देखा है तो उसमें छोटे छोटे स्पाइक्स से होते हैं, कांटेदार के होता है, और जब कोई एनिमल पास में आता है उसको डर लगता है उससे देखने से, और ये एक तरीके से कांटेदार का एक तरीके से रूप ले लेता है, और फिर दूसरे ऑर्गेनिज्म इसके पास में नहीं आते। हैजहॉक इसको यूज़ कर लेता है, ठीक है। पोर्क्यूपाइन की तरह दिखने वाला एक एनिमल है। नेक्स्ट हमारे पास मरमट ऐसा नहीं कर पाता है। पेंगोलिन, अब पेंगोलिन तो बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहता है। ये वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा अगर ट्रैफिकिंग अगर किसी की होती है तो ट्रैफिकिंग में सबसे बड़ा जो एनिमल है डेट इज़ पेंगोलिन। इसकी सबसे ज़्यादा ट्रैफिकिंग होती है बूट्स बनाने में, लेदर पर्स बनाने में, सीट लेदर होता है उसमें, बहुत जगह पे इसको यूज़ किया जाता है। डेफिनेटली बहुत महंगा आता है और इलीगल भी है। इसकी जो पोचिंग है वो अलाउड नहीं है। तो अगर हम इसके देखेंगे तो डी 1 and 3 आर करेक्ट। देख लेते हैं एनिमल दिखले कैसे हैं। हैजहॉक अगर आप देखेंगे तो छोटा माउस जैसा दिखाई दे रहा है, लेकिन जो इसका जो ऊपर के स्पाइक्स हैं ये हमें जो पोर्क्यूपाइंस होता है वैसे ही बिल्कुल स्पाइक्स इसमें दिखाई देते हैं। तो ये एक तरीके जैसे ही कोई इसके पास आएगा ये पूरे एक टाइट बॉल की तरह बन जाता है। अगर आपने वीडियो कभी देखा है तो ये बॉल की तरह बन जाता है, और फिर इसको कैप्चर करना और इसको खाना जो इसका जो प्रेडेटर है उसके लिए मुश्किल हो जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे मरमट जो है वो एक बड़ी स्क्विरल है, और जब डू नॉट रोल अप फॉर प्रोटेक्शन, ऐसे गोल बन के एक बॉल जैसी शेप नहीं लेती है। ये ज़्यादा से ज़्यादा क्या करती है, बुरोवर है, ये गड्ढा खोद के अंदर की तरफ जा सकती है और दूसरे एनिमल्स को अलार्म कॉल दे सकती है कि हमारा जो प्रेडेटर है वो आ गया, आपको थोड़ा बचना चाहिए। तो सेकंड इज इनकरेक्ट। थर्ड अगर बात करेंगे पेंगोलिन, ये आपने देखा ही होगा, पेंगोलिन एनिमल है ये। और पेंगोलिन एनिमल के जो स्पाइक्स आपको दिखाई दे रहे हैं, ये जो स्पाइक्स हैं ये इसको अपने हिसाब से ऊपर नीचे कर सकते हैं, और जब ये ऊपर करते हैं तो इसके ऊपर कोई अटैक भी नहीं कर पाता। तो पेंगोलिन भी इस तरह का जो मिमिक्री है और टाइट बॉल की तरह वो कन्वर्ट हो जाता है। सो इट कर्ल इन टू द टाइट बॉल।
आंसर अगर देखते हैं तो डी इज़ एक्चुअली करेक्ट, सेवन्थ का डी इज़ करेक्ट। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में। गुच्ची के बारे में पूछा गया है, सम टाइम मेंशन इन द न्यूज़, इस ये क्या चीज़ है और क्या मतलब ये इसके बारे में ये पूछा गया है। तो देखिए एक सिंपल सी इसके अंदर में बात है कि जो गुच्ची है, मोरकिला गुच्ची इसको हम जनरली बोलते हैं, मोरकिला गुच्ची। मोरकिला गुच्ची अगर आप देखेंगे यहाँ पे फोटो भी लगाया उन्होंने, ये एक मशरूम है, इस मशरूम को खाया जाता है, बहुत ही ज़्यादा प्रोटीन इसके अंदर में होता है और इस प्रोटीन की वजह से इसको खाया जाता है। और मोकिला गुच्ची एक तरीके से बहुत ज़्यादा प्रोटीनिशियस फंगस कैटेगरी में आती है। ओके, सो इट इज़ अ फंगस। सो एट का जो फर्स्ट स्टेटमेंट है, इट इज़ अ फंगस, दैट इज़ एक्चुअली करेक्ट। नेक्स्ट है हमारे पास, इट ग्रो इन सम हिमालयन फॉरेस्ट एरियाज, दैट इज़ ऑल्सो करेक्ट। याद रखिएगा हमारा यूपीएससी में 2-3 बार ये अभी रिसेंटली पूछा गया है। और एक दूसरा होता है हमारे पास एनामीटा, एक एनामीटा नाम की जो मशरूम है, वो जो गार्बेज होता है और उनके ऊपर में पैदा होती है, और ये जो होती है पॉइजनस होती है, ये पॉइजनस होती है, और ये जो होती है एडिबल होती है, इसको आपको याद रखना है। सो ये डेफिनेटली हिमालय के रीजन में हमें दिखाई देती है। इट इज़ कमर्शियली कल्टिवेटेड हिमालय फुटहिल्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया। नॉर्थ ईस्ट इंडिया में कमर्शियली, नॉर्थ ईस्ट इंडिया में ग्रो भी हो रही है अगर, तो कमर्शियली कल्टिवेटेड का यहाँ पे रॉन्ग स्टेटमेंट हो जाता है। सो फर्स्ट एंड टू आर करेक्ट, सी इज एक्चुअली करेक्ट आंसर। देख लेते हैं मोरकिला गुच्ची एक फंगस कैटेगरी से, आप जानते ही हैं ये हिमालयन रीजन में, कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड वाले रीजन में दिखते हैं, लेकिन लोअर वाले पार्ट के अंदर में डेफिनेटली ये नहीं दिखेगा, जैसे कि थर्ड स्टेटमेंट हमारी बोल रही है। कमर्शियली हिमालय के फुटहिल्स, हिमालय फुटहिल्स आप जानते हैं शिवालिक के नीचे वाला एरिया, फिर शिवालिक को हम बोलते हैं, कमर्शियली कल्टिवेट नहीं किया जाता है, थोड़े बहुत एरिया में मिलता है, लेकिन नेचुरल फॉरेस्ट कंडीशन में मिलता है और मॉइस्ट कंडीशन में मिलता है। ये वुड को डिके करता है और स्पेसिफिक टेम्परेचर इसको चाहिए होता है, बट ये जो स्टेटमेंट है वो एक्चुअली कमर्शियली कल्टिवेटेड वाली, वो एक्चुअली में रॉन्ग हो जाती है। तो इसका जो आंसर होगा 1 and 2 आर करेक्ट, दैट इज सी। बढ़ते 9th क्वेश्चन की तरफ। विद रेफरेंस टू द सरफेस ऑयल, सरफेस ऑयल कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। कौन सी स्टेटमेंट सरफेस ऑयल से रिलेटेड करेक्ट है? अगर इसके अंदर में अगर हम देख रहे हैं, इट इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ द ऑयल रिफाइनरी, ये आप ये सही बोल रहे हैं। जो हम बाहर से ऑयल मंगाते हैं या फिर जो अपना जो ऑयल होता है, जब उसको फिल्टर करते हैं रिफाइनरीज के अंदर में, फिल्टर वाली टेक्नोलॉजी के अंदर में जो उसका बाय प्रोडक्ट बचता है, बाय प्रोडक्ट और जो वेस्ट हमारा बचता है, उसके अंदर में फर्नेस ऑयल होता है। सो ये ऑयल रिफाइनरीज का एक बाय प्रोडक्ट है, डेफिनेटली करेक्ट। सम इंडस्ट्रीज यूज इट टू जनरेट पावर, यस, उतनी ज़्यादा पावर जनरेट नहीं करेगा, बट यस ये भी एक अच्छा कोल जैसा, और या फिर बोल सकते हैं कोल और ऑयल का मिक्सचर टाइप का होता है फर्नेस ऑयल, और इसको हम इंडस्ट्री में थोड़ा पावर जनरेशन, जैसे कि जनरेटर्स होते हैं, जैसे जनरेटर में हम यूज़ करते हैं, बिल्कुल वैसे ही इसको हम यूज़ कर सकते हैं मशीन में डाल के। इट कॉज सल्फर एमिशन इन टू द एनवायरमेंट, डेफिनेटली इसके अंदर में कोल ऑयल है और उसके अंदर में सल्फर ज़्यादा होता है, तो सल्फर जो है इसमें एमिट होगा, तो डेफिनेटली दिस इज ऑल्सो करेक्ट। सो इसमें कौन सा, डी इज एक्चुअली करेक्ट ऑप्शन। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में। वाई इज देयर अ कंसर्न अबाउट द कॉपर स्मेल्टिंग प्लांट? अब आपको याद रखना है, कॉपर स्मेल्टिंग का प्लांट का मतलब है जहाँ पे कॉपर को पिघला के अलग अलग तरह की चीज़ें बनाई जा रही हैं। तो उसके अंदर में से क्या निकल रहा है, और एक तरीके से आप बोल सकते हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। दे में रिलीज लीथल क्वांटिटीज ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। अब जब हम कॉपर की अगर हम बात करें तो उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड जनरली नहीं निकलता है। अब आप सोचेंगे अचानक से क्वेश्चन कैसे आया? ये अचानक से क्वेश्चन नहीं आया। अगर आप सीपीसीबी की वेबसाइट पे जाएंगे, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, तो ये इस तरह का डेटा यहाँ पे डालते रहते हैं। और यूपीएससी का एक ट्रेंड रहा है कि एक क्वेश्चन ये सीपीसीबी से, पॉल्यूशन से इनडायरेक्टली क्वेश्चन पूछता ही पूछता है। ऐसा 100% नहीं बोल सकते, बट ये ज़्यादातर आप देखेंगे पिछले 8-10 साल के अंदर में लगभग हर साल ये क्वेश्चन सीपीसीबी से किसी ना किसी इंडस्ट्री से, जैसे इस बार कॉपर स्मेल्टिंग से, लास्ट टाइम जो हमने किया था पेपर उसमें स्टील स्मेल्टिंग और स्टील स्लैगिंग से क्वेश्चन था, तो इस तरीके से एक क्वेश्चन आता है। एक बार पेपर एंड पल्प इंडस्ट्री से क्वेश्चन था, पेपर एंड पल्प इंडस्ट्री से क्वेश्चन था। तो इंडस्ट्री से वेस्ट जो जनरेट होता है उससे क्वेश्चन आते हैं। अगर हम यहाँ पे अगर हम आंसर को देखेंगे, सो दे में रिलीज लीथल क्वांटिटी ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड इनटू एटमॉस्फेयर, ये थोड़ा संभाल लिए, रॉन्ग स्टेटमेंट हो जाता है। द कॉपर स्लैग कैन कोज द लीचिंग ऑफ सम
हैवी मेटल्स इनटू द एनवायरनमेंट। डेफिनेटली हैवी मेटल्स की अगर हम बात करें तो वो इसमें हो सकता है। और इसके अंदर में अगर हम देखेंगे सेकंड स्टेटमेंट इज करेक्ट। दे में रिलीज सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर इसमें काफ़ी अच्छी क्वांटिटी में होता है। कॉपर और इसके जो ओर की अगर हम बात करेंगे तो वहाँ पे डेफिनेटली पोल्यूटेंट उसमें निकलता है। सो थर्ड इज एक्चुअली करेक्ट। सो सेकंड एंड थर्ड आर करेक्ट। बी इज एक्चुअली करेक्ट आंसर। देख लेते हैं। तो ये लीथल क्वांटिटी ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस करता है, ये इसमें गलत है। कॉपर स्पेल्टिंग अगर करेंगे सल्फर डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है, ना कि कार्बन मोनोऑक्साइड। और ये जनरली जब इनकम्प्लीट कंबशन होता है फ्यूल का, उस टाइम पे ये कार्बन मोनोऑक्साइड जनरली बाय प्रोडक्ट की फॉर्म में निकलता है। बट मेजर कंसर्न नहीं है, यानी इनकम्प्लीट हुआ तभी ये निकलेगा, इनकम्प्लीट नहीं हुआ कंबशन तो ये ना के बराबर होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं डेफिनेटली हैवी मेटल जैसे कि आर्सेनिक, लेड, कैडमियम, ये इसमें से निकलते हैं। और प्रॉपरली अगर मैनेज ना करो तो लीच हो जाता है सॉइल के अंदर में, और वाटर कंटेमिनेशन, सॉइल पॉल्यूशन कर सकता है। दे रिलीज सल्फर डाइऑक्साइड एज अ पॉल्यूटेंट। डेफिनेटली दिस इज ऑल्सो करेक्ट स्टेटमेंट। एसिड रेन भी करता है और रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम भी ये कर देता है। तो इसका अगर आंसर देखेंगे 10th का बी इज करेक्ट आंसर। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में। 11th क्वेश्चन, R2 कोड ऑफ प्रैक्टिसेस कॉन्स्टिट्यूटेड अ टूल अवेलेबल फॉर प्रमोटिंग, किस वजह से? R2 तो सिंपल मतलब है रिसाइकल, रीयूजेबल रिसाइकल। ओके, वहाँ से ये टर्म आया है। तो ये किसके लिए यहाँ पे? डेफिनेटली रिसाइकलिंग कोड ऑफ प्रैक्टिसेस हम एनवायरनमेंट को क्लीन करने के लिए, स्पेशली इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री में इस तरह के वर्ड्स आप देखेंगे। तो एनवायरमेंटल रिस्पॉन्सिबल प्रैक्टिसेस इन इलेक्ट्रॉनिक रिसाइकलिंग इंडस्ट्री, ये कुछ टाइम पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रोग्राम लेकर आई थी, जिसमें जो इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज़ हैं वो अपने वेस्ट को कम से कम प्रोड्यूस करेंगे और जितना हो सके उसको रिसाइकिल करेंगे। आज के टाइम में हम एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी के फॉर्म में भी इस तरीके से इसको प्रेजेंट करते हैं। तो जो प्रोड्यूस कर रहा है उस पर्टिकुलर पॉल्यूशन को, उसको वो एब्जॉर्ब भी करना पड़ेगा, चाहे वो किसी भी तरीके से रिसाइकिल के फॉर्म में हो, चाहे वो डायरेक्ट कैप्चर की फॉर्म में हो, चाहे वो मशीन्स के थ्रू हो, चाहे वो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी अडॉप्शन हो। आपको लेकिन पॉल्यूशन कम करने में पार्टिसिपेशन देना पड़ेगा। तो ए इज़ एक्चुअली करेक्ट। दूसरे ऑप्शंस भी हम पढ़ लेते हैं। इकोलॉजिकल मैनेजमेंट ऑफ वेटलैंड, डेफिनेटली वेटलैंड से इसका कोई लेना देना नहीं है। सस्टेनेबल प्रैक्टिस इन द कल्टिवेशन ऑफ द एग्रीकल्चर क्रॉप, अगेन एग्रीकल्चर आ गया है तो डेफिनेटली इंडस्ट्री से रिलेटेड है, यहाँ पे एग्रीकल्चर से रिलेटेड तो नहीं है। एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट इन द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द नेचुरल रिसोर्स, एनवायरमेंट इम्पैक्ट EIA जो रूल्स होते हैं, जो अभी कुछ टाइम पहले गवर्नमेंट ने चेंज भी करें, उससे रिलेटेड ये डेफिनेटली हो सकता है। ये तो इसका आपको याद रखना। लेकिन हमें दो ऑप्शन में से अगर ए और डी आपको लग रहा है तो उसमें से बेस्ट अप्रोप्रिएट निकालना है, तो ए इज एक्चुअली द करेक्ट आंसर। 11 का ए करेक्ट होगा। ओके, तो अगर हम सेरी की बात करें, सस्टेनेबल इलेक्ट्रॉनिक रिसाइकलिंग जो इंटरनेशनल है, उसमें यही बात की गई है कि हम लोग जो रिसाइकिल करेंगे और रीयूज़ करेंगे इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट का, ताकि हमारा एनवायरमेंटली एंड सोशल रेस्पॉन्सिबल मैनर जो है वो पूरा कंप्लीट हो। और अगर हम बात करेंगे तो इससे इट फोकसेस ऑन द सेफ ई वेस्ट रिसाइकलिंग, डेटा सिक्योरिटी की बात करते हैं, वर्कर हेल्थ की बात करते हैं, एनवायरमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करते हैं, और इट हेल्प बिजनेस प्रॉपरली डिस्पोज ऑफ एंड रिसाइकल इलेक्ट्रॉनिक्स, इंश्योरिंग दैट हजार्डियस मटेरियल लाइक लेड हो गया, मर्क्यूरी हो गया, कैडमियम हो गया, ये हमारे इकोसिस्टम को हार्म ना करें। तो ए इज़ एक्चुअली द करेक्ट आंसर ऑफ 11th, that is environment responsible practice in electronic recycling industry। बढ़ते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में। तो मैग्नेटाइट पार्टिकल सस्पेक्टेड टू कॉज न्यूरो डीजनरेटिव प्रॉब्लम्स, यानी न्यूरोलॉजिकल, सिंपल अगर लैंग्वेज में देखें तो ब्रेन रिलेटेड प्रॉब्लम्स इसके अंदर में होती है। आर जनरेटेड इज एनवायरमेंटल पॉल्यूटेंट फ्रॉम विच ऑफ, कहाँ से निकलता है? ओके, ये कहाँ से निकलता है जो ये इतना ज़्यादा हार्मफुल न्यूरो डिजनरेटिव होता है? मैग्नेटाइट। मैग्नेटाइट की अगर हम बात करेंगे तो जो शू ब्रेक और ब्रेक्स हम यूज़ करते हैं व्हीकल के अंदर, उसके अंदर से निकलता है। इंजन ऑफ मोटर व्हीकल, डेफिनेटली उसके अंदर में हम इस तरह के मटेरियल यूज़ नहीं करते जिसमें मैग्नेटाइट यूज़ किया हो। तो यहाँ पे बट इंजन की अगर हम बात करें तो सिर्फ इंजन आप देख सकते हैं कि इंजन सिर्फ एक चीज़ नहीं है, उसमें बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। उसमें गास्केट भी हो सकता है, उसमें आपका मोटर भी हो सकती है, इसके अंदर में आपका मटेरियल भी हो सकता है। तो अगर पूरा इंजन की बात की जाए तो डेफिनेटली इसके अंदर में होने के चांसेस है, मैग्नेटाइट इसमें यूज़ किया जाएगा कहीं ना कहीं।
नेक्स्ट बात करते हैं माइक्रोवेव स्टोव जो घर में होता है, क्या उसमें से मैग्नेटाइट पार्टिकल? नो, उसमें तो नहीं निकलते हैं। पावर प्लांट में जो मैग्नेटाइट निकलता है डेफिनेटली यहाँ से निकलता है। टेलीफोन लाइंस में से एज सच तो हमें कभी नहीं सुना है। तो जो फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ, दीज थ्री आर एक्चुअली करेक्ट। सो देख लेते हैं। यस, दीज थ्री आर करेक्ट। तो मैग्नेटाइट जो पार्टिकल्स होते हैं Fe3O4 ये आयरन ऑक्साइड की फॉर्म में निकलते हैं और न्यूरोजन डीजनरेशन प्रॉब्लम यहाँ पे कर देते हैं, यानी दोबारा से जब वो जनरेशन होगा न्यूरॉन्स का वो बहुत कम होता है। आप जानते होंगे कि जो ब्रेन का डेवलपमेंट है वो सबसे स्लोएस्ट होता है हमारी बॉडी में, स्लोएस्ट डेवलपमेंट। इसलिए जब आप बाइक पे अगर सपोज कीजिए कहीं ट्रैवल कर रहे हैं तो आप देखेंगे कि हेलमेट पहनने को बोला जाता है, बाकी बॉडी पार्ट अगर कवर नहीं भी है फिर भी चल रहा है। लेकिन अगर यहाँ पे अगर हम बोलेंगे तो हेलमेट पहनने को क्यों बोला जाता है, क्योंकि अगर ब्रेन एक बार गया तो फिर उसकी रीजनरेटिव पावर सबसे कम होती है। हमारी बॉडी में रीजनरेटिव पावर सबसे ज़्यादा जो होती है वो लीवर की होती है। लीवर इतना फास्ट ग्रोथ करता है कि अगर हाफ लीवर आपका कट करके आज रख भी लिया जाए किसी पर्सन का, तो वो 1 हफ्ते से 10 दिन के अंदर में हाफ लीवर दोबारा से बन जाएगा, इतना फास्ट रेट होता है। ओके, यानी जब उसको कट किया जाएगा या कब रप्चर होता है तभी वो होगा। डेफिनेटली ऐसा नहीं है कि वो अननेसेसरी उसकी ग्रोथ चलती चली जाएगी। ये भी इसके अंदर में जो हमारे जो स्टेम सेल्स होते हैं वो इन सब ये करवाते हैं। तो स्टेम सेल रीजनरेटिव कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है लीवर के अंदर में। स्टेम सेल रीजनरेशन कैपेसिटी ब्रेन के अंदर में लीस्ट होती है। तो ब्रेक्स के अंदर में डेफिनेटली इसको यूज़ किया जाता है। बात करेंगे इंजन्स ऑफ मोटर व्हीकल, डेफिनेटली मैग्नेटाइट वहाँ पे यूज़ किया जाता है उसको घुमाने के लिए। ठीक है, पिस्टन के अंदर में इसको यूज़ किया जाता है। माइक्रोवेव में एज सच तो इसके अंदर डायरेक्टली नहीं यूज़ किया जाता है। वाइल माइक्रोवेव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन दे डू नॉट इन्वॉल्व दी मैकेनिकल और कंबशन प्रोसेस, तो उसके अंदर में होता नहीं है कि वो इस तरह का प्रोड्यूस करेंगे। तो इसका जो आंसर होगा 12th का बी आंसर इज एक्चुअली करेक्ट, फर्स्ट, सेकेंड एंड फोर्थ। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में। व्हाट इज ब्लू कार्बन? ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। ब्लू कार्बन, ब्लू आप रिलेट कर सकते हैं वाटर से। तो ओशियन और जो कोस्टल रीजन्स के अंदर में जो कार्बन स्टोर्ड है, अब आप जानते होंगे जो सलाइन वाटर होता है बहुत अच्छा एब्जॉर्बर होता है कार्बन डाइऑक्साइड का, सलाइन वाटर। तो एक कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करता है और लगभग आप बोल सकते हैं कि जो प्लांट्स के बाद अगर कोई एब्जॉर्ब करता है सबसे ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड तो वो सलाइन वाटर ही। तो कार्बन कैप्चर्ड बाय द ओशन एंड कोस्टल, डेफिनेटली दिस इज करेक्ट। कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन इन फॉरेस्ट बायोम, अब फॉरेस्ट आएगा तो ग्रीन से रिलेटेड होगा, इसको याद रखना। एग्रीकल्चर आएगा तो ग्रीन से रिलेटेड होगा, ग्रीन कार्बन बोल सकते हैं बट डेफिनेटली ब्लू नहीं होगा। कार्बन कंटेन्ड इन द पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, डेफिनेटली ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता। इसमें ग्रे कार्बन और ब्लैक कार्बन जैसे पार्टिकल्स हम यूज़ करते हैं, टर्म यूज़ कर सकते हैं। कार्बन प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर, जो एटमॉस्फेयर में कार्बन है उसको सिंपल कार्बन बोलते हैं, उसको ब्लू कार्बन या फिर ये चीज़ें नहीं बोलते हैं। तो कौन इसको एब्जॉर्ब कर रहा है उसके हिसाब से इसका नाम डिसाइड किया जा रहा है। ओशन और कोस्टल हम जनरली ब्लू इसको कंसिडर करते हैं, इसलिए इसको ब्लू कार्बन भी बोलते हैं। तो 13th का ए इज एक्चुअली करेक्ट। कार्बन कैप्चर्ड बाय ओशन एंड कोस्टल, इट रेफर्स टू द कार्बन स्टोर्ड इन मैराइन एंड कोस्टल एज मैंग्रोव के अंदर में, सी ग्रासेस के अंदर में, सॉल्ट मार्शेस के अंदर में, और जो इसके अंदर में रॉक्स अंदर प्रेजेंट होते हैं जो वो जो एब्जॉर्ब करते हैं, इसमें जो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट होते हैं वो जो एब्जॉर्ब करते हैं। तो ये ज़रूरी नहीं कि सिर्फ पानी, तो समुद्र के अंदर में जो भी चीज़ें हैं वो अगर स्टोर हो रही है दैट इज़ नोन एज ब्लू कार्बन। यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो मंग्रूव, सी ग्रासेस, सॉल्ट मार्शेस यानी जो दलदलीय क्षेत्र होते हैं सॉल्ट वाले, उसके अंदर में हमें ब्लू कार्बन बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में मिलता है, जो हमारे लिए एक अच्छी भी बात है क्योंकि हमारा जो एक्स्ट्रा कार्बन है वो एब्जॉर्ब किए कर लेते हैं। तो 13 का ए जो होगा करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विद रेफरेंस टू द न्यूयॉर्क डिक्लेरेशन ऑन फॉरेस्ट, ऑब्वियसली इस तरह के जो क्वेश्चन हैं आप इसको सिर्फ करंट अफेयर से कर सकते हैं, क्योंकि ये जो मीटिंग हुई है ये इससे पहले नहीं हुई होगी। बट येस, अगर आप किसी कुछ पर्टिकुलर बॉडीज़ को अगर हम ट्रेस करेंगे तो उसको ट्रेस करके आप उस पर्टिकुलर डिक्लेरेशन या फिर कोई अगर एग्रीमेंट हुआ है वहाँ तक पहुँच सकते हैं। तो करेक्ट स्टेटमेंट पूछा गया न्यूयॉर्क डिक्लेरेशन ऑन फॉरेस्ट के बारे में क्या होगा। इट इज़ द फर्स्ट एंडोर्स एट द यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट समिट जो हुआ था 2014। अब डेफिनेटली जब हम क्लास में पढ़ते हैं इसको तो उस टाइम पे इसको देखते हैं, तो 2014 दिस इज़ करेक्ट। नेक्स्ट हमारे पास इट एंडोर्स अ ग्लोबल टाइमलाइन टू एंड द लॉस ऑफ द फॉरेस्ट। ठीक है,
अब डेफिनेटली इससे रिलेटेड होगा ये, लॉस ऑफ फॉरेस्ट को हमें कम करना है और ज़्यादा से ज़्यादा फॉरेस्ट को ग्रो करना है, तो उसका तो पर्पस होगा, क्योंकि इसमें नाम में ही फॉरेस्ट आ रहा है, तो इसको भी थोड़ा याद रखना है। लेकिन ऐसा हमेशा नहीं होगा, इसको भी आपको याद रखना है। इट इज़ अ लीगली बाइंडिंग इंटरनेशनल डिक्लेरेशन, बिल्कुल गलत है, लीगली बाइंडिंग नहीं है, बाइंडिंग नहीं है, ठीक है। इस वजह से बहुत ज़्यादा ये एक तरीके से फ्रूटफुल रिजल्ट्स इसमें से नहीं आ रहे। फोर्थ, इट इज़ एंडोर्स्ड बाय गवर्नमेंट, बिग कंपनीज एंड इंडिजीनियस कम्युनिटीज़। डेफिनेटली अब इतने बड़े जो डिक्लेरेशंस होते हैं जिसमें गवर्नमेंट बिग कंपनीज इन्वॉल्व नहीं होगी, तो डेफिनेटली उसको सक्सेसफुल हम नहीं बना सकते हैं। फिफ्थ है हमारे पास, इंडिया वॉज वन ऑफ द सिग्नेटरी एट इट्स इंसेप्शन। इंडिया ने अभी एट प्रेजेंट इसमें साइन नहीं किया था, स्पेशली हम बात करें जिस टाइम पे क्वेश्चन 21 में है, उस टाइम पे अगर देखा जाए तो आपका ये साइन नहीं होगा, तो दिस इज एक्चुअली रॉन्ग, दिस इज एक्चुअली रॉन्ग। सो फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ आर करेक्ट, सो ए इज करेक्ट। सो ए इज करेक्ट। न्यूयॉर्क डिक्लेरेशन ऑन फॉरेस्ट, ये एक वॉलेंट्री एग्रीमेंट था जो फॉरेस्ट को बढ़ाने के लिए था, डिफॉरेस्टेशन और इन सबको कम करने के लिए था। ये न्यूयॉर्क डिक्लेरेशन 2014 में हुआ एक समिट की फॉर्म में, और यहाँ पे अगर हम देखते हैं, इट एंडोर्स द लॉस ऑफ टाइमलाइन टू एंड द लॉस ऑफ फॉरेस्ट, इसको हम कम करना है, ख़त्म करना है 2030 तक। लगभग हमें 350 मिलियन हेक्टेयर लैंड जो है फॉरेस्ट की, उसको रीस्टोर करना है, रीगेन करना है। इट इज़ अ लीगली बाइंडिंग एग्रीमेंट, ये रॉन्ग हो जाता है क्योंकि ये लीगली बाइंडिंग नहीं है, इसमें वॉलेंट्री कमिटमेंट है, कंट्रीज, बिजनेसेस, स्टेक होल्डर्स इसको सपोर्ट कर रहे हैं, बट अगर सपोर्ट चाहिए तो और उनको रेस्ट्रिक्ट आप नहीं कर सकते, लीगली बाइंडिंग एग्रीमेंट ये नहीं रहेगा। इट एंडोर्स बाय द गवर्नमेंट, बिग कंपनीज, डेफिनेटली जैसे मैंने बताया, तो ये इंडिजीनियस कम्युनिटीज़ और इसके अंदर में ये सारी चीज़ें जो हैं ये इन्वॉल्व है। इंडिया वॉज वन ऑफ द सिग्नेटरी, इसको हमने साइन नहीं किया है 2014 से। तो अगर हम बात करेंगे तो इसका जो आंसर होगा 14th का ए इज़ एक्चुअली करेक्ट। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में, कॉमन कार्बन मैट्रिक, कॉमन कार्बन मैट्रिक सपोर्टेड बाय यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, ये जो आया था 1972 में। ये पूछ रहे हैं कि किससे हैज़ बीन डेवलप्ड फॉर, किस लिए इसको बनाया गया कॉमन कार्बन मैट्रिक, असेसिंग द कार्बन फुटप्रिंट ऑफ बिल्डिंग ऑपरेशंस अराउंड द वर्ल्ड, ठीक है। कार्बन फुटप्रिंट को मेजर करने के लिए इसको हमने बनाया। क्या ये स्टेटमेंट करेक्ट है? एब्सोल्युटली ये स्टेटमेंट हमारी ये करेक्ट हो जाती है। सेकेंड, एनेबलिंग कमर्शियल फार्मिंग, फार्मिंग से डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है, इनडायरेक्टली आप बोल सकते हैं, बट डायरेक्टली ये रिलेटेड नहीं है, तो दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। इनेबलिंग गवर्नमेंट टू एक्सेस द ओवरऑल कार्बन फुटप्रिंट कॉज्ड बाय देयर कंट्रीज, ठीक है। सिर्फ एक कंट्री और या देयर कंट्री से काम नहीं चलेगा, पूरे वर्ल्ड का हमने देखना पड़ेगा, क्योंकि यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम कभी भी बात करेगा तो एक कंट्री की बात नहीं करेगा, ये पूरे वर्ल्ड की बात करेगा। आखिरकार ये यूनाइटेड नेशन का एक ग्रुप है। So this statement is also wrong. Assessing the overall carbon footprint caused by use of fossil fuel by the world in a unit time. डेफिनेटली ये यहाँ तक स्टेटमेंट करेक्ट है, फोजिल फ्यूल वर्ल्ड भी करेक्ट है, यूनिट टाइम भी फिर भी करेक्ट है, लेकिन बात यहाँ पे आ जाती है कि सिर्फ फोजिल फ्यूल क्यों, और भी तो बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, तो ये स्टेटमेंट भी यहाँ पे रॉन्ग हो जाता है। इसके लिए आपको डायरेक्टली हर साल जिस भी साल आप पेपर दे रहे हैं, 2025 में दे रहे हैं, 2026 में दे रहे हैं, 27 में दे रहे हैं, तो उस साल का करंट अफेयर आपने बहुत अगर अच्छी तरीके से किया हुआ है तो इस तरह का कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटता है। ये इनफैक्ट बहुत ज़्यादा ईजी क्वेश्चन होते हैं ये करंट अफेयर में जो पूछे जाते हैं, लेकिन मेन चीज़ है आपने इसको एक बार पढ़ा हो, कुछ अगर पढ़ा होगा तभी आप इस पर कुछ सोच पाएंगे, अदरवाइज़ ये चीज़ें जो है इसमें कोई कॉन्सेप्ट जनरली नहीं होते हैं, फैक्चुअल चीज़ें होती हैं, तो उसको आपको याद रखना पड़ेगा। तो करंट अफेयर अगर आप अपडेट चले जाएं, करते चले जाएं, एक साल का अगर न्यूज़पेपर अगर आपने ठीक से पढ़ा है तो मुझे नहीं लगता कि आप यूपीएससी में रुकेंगे, डेफिनेटली वो धीरे धीरे आपका सारा एग्ज़ाम निकलते चले जाएंगे। तो 15 का ए इज़ करेक्ट, कार्बन फुटप्रिंट ऑफ द वर्ल्ड का यहाँ पे मेजर करने के लिए इसको बनाया गया था। एक टूल है डेवलप टू एक्सेस एंड मेजर द कार्बन फुटप्रिंट, कैसे मेजर किया जाए, बिल्डिंग ऑपरेशन स्पेशली फोकसिंग ऑन द ऑपरेशनल फेज ऑफ द बिल्डिंग। ओके, तो एनर्जी कितना कंजम्पशन होगा, ऑपरेशन कैसा होगा, जैसे आजकल जो ग्रीन बिल्डिंग का जो कॉन्सेप्ट है बिल्कुल आप वैसे ही इसको मान सकते हैं, जिसमें हमारा जो पॉल्यूशन है वो कम से कम होगा, ऐसे ही इसको बनाया गया था। सो
15 का ए करेक्ट होगा। यूएनईपी के अंदर में बनाया गया रिपोर्ट, रिड्यूस, मेजर, ये सारी चीज़ों पे फोकस है और मेन पर्पज़ है कार्बन फुटप्रिंट को हमें कम करना और उसको मेजर करना, क्योंकि मेजर करेंगे तभी हम उसको कम करने के एफर्ट्स डाल सकते हैं। सो इट्स आंसर इज़ ए, 15 का ए आंसर इज़ करेक्ट। आज हमने देखा 2021 में पूछे गए एनवायरनमेंट के यूपीएससी सीएससी के क्वेश्चंस, नेक्स्ट हम करेंगे 2022 में पूछे गए क्वेश्चंस। अप टू 2024 हम ये क्वेश्चंस करने वाले हैं और अगर आप इन क्वेश्चंस को करेंगे तो आपको एक आइडिया लगता है कि हमारे जो नेक्स्ट पेपर आने वाला है, यानी 2025 में जो पेपर आने वाला है या फिर 2026 या आगे पेपर जो आने वाले हैं, उसमें किस तरह का ट्रेंड फॉलो किया जा रहा है, यूपीएससी किस पे फोकस करता है। इन सीरीज से आपको इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। सो कीप वॉचिंग आवर वीडियोज़, वी आर कंटिन्यूसली मीन्स एंगेज्ड इन दिस पर्टिकुलर एक्टिविटी। हम इसमें हमेशा लगे रहते हैं और कोशिश कर रहे हैं कि आपके ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस जो PYQs के हम यहाँ पे आपको इस सीरीज़ में कराएं। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए थैंक यू।